हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर को हम मतलब बहुत ज़्यादा रीड कर चुके हैं। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है। सो अब हम जो थोड़ा सा चैप्टर बचा है ना उसकी रीडिंग करेंगे और मैं आपको एक बार ये चैप्टर शॉर्ट में समझा दूंगा। मतलब ये वीडियो एक काइंड ऑफ इस चैप्टर की शॉर्ट समरी होने वाली है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था कि दिल्ली सुल्तान्स, तो जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो दिल्ली पे उन्होंने किस तरीके से रूल किया, उनके क्या क्या ट्रिक्स थी रूल करने की, चीफ्टेंस के बारे में पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे कि जो दिल्ली थी उसको किसने किसने कब तक रूल किया दिल्ली पे। मतलब सबसे पहले राजपूत आए थे, लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई थी। राजपूत्स को किसने हराया, मुगल्स को किसने हराया, कौन से राजा ने कितने टाइम तक रूल किया, ये सब पढ़ा था। और एक और सिस्टम था वहाँ पे बंदागन का। उसमें ये होता था ना कि ये लोग मतलब पहले के टाइम पे जो दिल्ली सुल्तान थे वो समझते थे कि जो स्लेव्स हैं, जो नौकर है ना, वो हमारे बेटों से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारे बेटे एक बार हमें गद्दी के लिए धोखा दे सकते हैं, पर ये जो स्लेव थे वो हमको गद्दी के लिए क्या किसी भी चीज़ के लिए कभी धोखा नहीं देंगे। ऐसे ये जो दिल्ली सुल्तान होते थे वो सोचते थे। मतलब इनको अपने खुद के बेटों पर तक भरोसा नहीं था। वो ये सोचते थे कि कहीं ये गद्दी के चक्कर में हमें मार के हमारी गद्दी ना छीन ले। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये जो दिल्ली सुल्तान होते हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्लेव्स लेते हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे और ऐसा करेंगे कि उनको जो भी चाहिए होगा, मतलब खाना पानी सब हम देंगे, मतलब वो बस हमारी वजह से ज़िंदा बचेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम था वो उसको हम बोलते थे बंदागन, जिसमें वो स्लेव्स खरीदते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, फिर उसको छोटी छोटी जगहों के गवर्नर बना देते थे। तो मतलब उनको मुक्ति इक्ता मतलब ये सब बोलते थे। फिर उसके बाद उन लोगों को धीरे धीरे इन पे भी भरोसा नहीं रहने लगा, स्लेव्स पे। वो ये सोचते थे ना कि मतलब ये जो स्लेव्स होते थे जिनको गवर्नर बना दिया होता था उनको छोटी छोटी आर्मी दे देते थे, एक एरिया दे देते थे, उस एरिया से वो टैक्स कलेक्ट करते थे और अपनी आर्मी का वो करते थे और खुद को मतलब जो उनका भी खर्च था वो सब निकालते थे उसी टैक्स से जो उनको उस छोटी सी लैंड से मिलता था। फिर इन लोगों को धीरे धीरे इन पे से भी भरोसा उठने लगा। ये लोग ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमने जैसे कि कल्टीवेशन पे 50% का टैक्स लगा के रखा है, ये लोग कल्टीवेशन के नाम पे 60 या 70% का टैक्स ले रहे हो और बाकी पैसा ब्लैक में कलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर इनके पास ब्लैक में पैसा आ गया ना तो ये हमारे लिए ही बाद में दिक्कत बन सकते हैं। मतलब ये धीरे धीरे अपनी आर्मी को और बड़ा कर लेंगे, फिर ये हम पे ही हमला कर देंगे। मतलब पहले तो इनको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं था, अब इनको ये जो स्लेव्स वो खरीद के लाए हैं ना उनसे भी भरोसा उठने लगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अकाउंटेंट मैनेजर टाइप के कुछ लोगों को रखते हैं। वो लोग जाएंगे इन जगहों पे जाके देखेंगे कि कौन कितना टैक्स ले रहा है, वो टैक्स सही ले रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें वो लोग सोचते हैं। फिर उसके बाद वो कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनको हम बोलते हैं अकाउंटेंट्स। उनका काम ये होता है कि वो मतलब उन जगह पे जाते हैं जो मुक्ति को दे रखी होती है, वहाँ पे जाके वो उस इक्ता मतलब वो जो इक्ता थी वो लैंड थी उसको देखते हैं कि वो कितना टैक्स ले रहा है, और अगर वो टैक्स मतलब ज़्यादा ले रहा होगा तो मतलब उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसको वहाँ का गवर्नर हटा दिया जाएगा। और ये लोग टैक्स लेते थे एक तो कल्टीवेशन पे, और कल्टीवेशन पे मतलब जो क्रॉप्स वगैरह उगाते थे इस पे ये लोग लेते थे 50% का टैक्स। और वो टैक्स लेते थे घरों पे, और वो टैक्स लेते थे वो जो कैटल्स होती थी उनमें, इन सारी चीज़ों पर वो टैक्स लेते थे। और अगर वो गवर्नर किसी और चीज़ पे भी टैक्स ले रहा है, किसी ऐसी फालतू चीज़ पे टैक्स ले रहा है जो फ्री है, तब भी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये सब जो होते हैं वो मुगल सोचते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बनाते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में कर लिया था। मतलब ऑलमोस्ट बस ऐसी कुछ ही जगह बची थी जहाँ पे मुगल्स का राज ना हो। फिर धीरे धीरे वो जगहें जो थी ना वो मुगल के राज से हटने लगी, क्योंकि मतलब जो लोग थे मतलब वो मुगल्स का मेन जो एरिया था, जो उनकी कैपिटल थी वो थी दिल्ली। तो मतलब वो दिल्ली में ही रहते थे मुगल्स, और वो बंगाल जैसी एरियाज पे ना अपना कंट्रोल अच्छे से बना नहीं पाए, क्योंकि मतलब दिल्ली में रह के बंगाल पे अच्छे से कंट्रोल बनाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए मतलब वो जो छोटे छोटे से राज्य होते थे दिल्ली से बहुत दूर होते थे, उन पे मतलब जो वहाँ के लोकल चीफ्टेंस मतलब जो वहाँ के लोकल किंग होते थे वो वहाँ पे वापस से कब्जा करने लगे। तो जो मुगल्स थे इन्होंने मतलब लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा तो कर लिया था, बट ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो कब्जा अपना जमाए नहीं रख पाए थे। धीरे धीरे बस उनका कब्जा दिल्ली और कुछ और ही ऐसी जगहों पर रह गया। फिर हमने क्रॉनिकलर्स के बारे में भी पढ़ा था और मिराजी सिराज के बारे में भी पढ़ा था। तो जो क्रॉनिकलर्स होते हैं ना वो एक तरीके से हिस्ट्री राइटर होते हैं,
होते हैं और उनका काम ये होता है ना कि जितने वो जो किंग उनके टाइम के हैं या जो भी क्वीन है उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं वो लिखना, या क्या क्या उन्होंने किया है वो लिखना। तो मतलब जो क्रॉनिकलर्स थे ना उनके अंदर अगर कोई खड़ूस राजा है तो उनके अंदर डर लगा रहता था कि अगर हमने इसके बारे में कुछ गलत लिख दिया तो ये कहीं हमें फांसी की सज़ा न दे दे। तो इसलिए वो जो क्रॉनिकलर्स होते थे ना वो ज़्यादातर किंग के अच्छे काम ही लिखते थे, मतलब बुरे काम भी लिख सकते थे पर वो डरते थे। और अगर किंग मतलब वैसा नहीं हुआ कि ज़्यादा खड़ूस टाइप का नहीं हुआ, जान लेने वाला नहीं हुआ, तो वो एक काइंड ऑफ बुरे काम भी लिख सकते थे। तो वैसे ही एक मिराज-ई-सिराज नाम की क्रॉनिकलर थी, तो उनके टाइम के जो किंग थे वो थे सुल्तान इल्तुतमिश। तो मतलब उस टाइम पे ये होता था बर्थ राइट का वो था, इसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो मतलब जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनके थे 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। एक जो सबसे बड़ा वाला लड़का था उसको इल्तुतमिश ने फुल रेडी करा था कि नहीं यही बनेगा अगला सुल्तान। फिर क्या हुआ, इल्तुतमिश ने उसको बहुत ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद वो जो बड़ा वाला बेटा था सबसे वो मर गया, तो फिर वो तो राजा बन नहीं सकता था क्योंकि वो मर गया। और एक और बेटा था, तो वो जो बेटा था ना वो एकदम वर्दी नहीं था राजा बनने के, एक काइंड ऑफ आप उसको नालायक समझते थे इल्तुतमिश। वो सोचते थे कि अगर इसको राजा बना दिया ना तो गया समझो हमारा राज्य, तो उसको राजा बना नहीं सकते थे। तो अब बच रही थी एक उनकी इल्तुतमिश की लड़की, इनका नाम था रज़िया। फिर उसके बाद जो इल्तुतमिश होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको ही वो सुल्तान बना दें, क्योंकि बेटा तो है नहीं, चलो इसको ही सुल्तान बना देते हैं। फिर उसके बाद लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि ये जो इल्तुतमिश है वो रज़िया को सुल्तान बना रहे हैं, हमें फीमेल सुल्तान नहीं चाहिए, लोग हमारे राज्य पे हंसेंगे, कह रहे तुम्हारे में तो एक लड़की रूल कर दी, तुम लड़की के अंदर हो। तो ये सब उन लोगों को पसंद नहीं आया, मतलब वो लोग क्रिटिसाइज करने लगे वो रज़िया को कि तुम भाई बन ही नहीं सकती क्वीन, तुमसे नहीं संभलेगा ये राज्य, तुम किसी काम की नहीं हो, मतलब तुम रूल कर ही नहीं सकती इस पे। तो ये सब सुन के जो मतलब जो रज़िया थी ना उसको बहुत बुरा लगा। फिर उसको मतलब उसकी इच्छा के खिलाफ एक काइंड ऑफ जाके कह सकते हैं उसको थ्रोन दे दिया गया। वो चाहती नहीं थी क्वीन बनना उस जगह की, बट उसको ज़बरदस्ती एक काइंड ऑफ क्वीन बना दिया गया। बट क्वीन बनने के बाद भी उसने राज्य तो काफ़ी अच्छे से संभाला, बट लोगों को अभी भी उसके अच्छे काम नहीं दिख रहे थे कि रज़िया ने कितने अच्छे से राज्य संभाल रही है। बस उनको ये दिख रहा था कि लड़की दूल्हा है, लोग हम पे हंस रहे हैं कि तुम्हारे में लड़की दूल्हा है, तुम एक लड़की के अंदर हो। तो इसलिए उनको ये सब पसंद नहीं आया। तो इसीलिए वो जो रज़िया थी वो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों नाम थ्रोन से हटा देते हैं। फिर उस टाइम की एक क्रॉनिकलर थी मिराज-ई-सिराज। तो इस टाइम की जो क्रॉनिकलर थी ना उन्होंने कुछ लिखा था रज़िया के बारे में, और क्योंकि रज़िया उन टाइम के रूलर्स में से थे नहीं कि कुछ बुरा लिख दो तो उसको फांसी दे देंगे या फिर उसकी जान ले ली जाएगी। वो इस टाइप के रूलर में से थी कि मतलब वो उनको ऐसा पसंद नहीं था वॉयलेंस। तो इसीलिए मतलब जो मिराज-ई-सिराज थी उसने लिखा कि ये जो रज़िया है ना वो भले ही सुल्तान बन गई हो बट उससे राज्य अच्छे से संभलेगा नहीं, क्योंकि जो वुमेन होती है ना उन्हें बस मेंस के अंडर रहना होता है। वुमेन्स कभी क्वीन बन ही नहीं सकती हैं। वुमेन्स का बस ये काम होता है कि उनको मेंस के अंदर रहना है, मेंस की बातें माननी है, ये सारी चीज़ें। मतलब मिराज-ई-सिराज ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया रज़िया को इन सब चीज़ों की वजह से। उन्होंने ये बोला कि इसमें रज़िया में वो सारी क्वालिटी आ ही नहीं सकती है रूल करने की जो कि एक मैन के अंदर होती है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो गॉड ने बनाई है कि जो लड़का है वो रूल करेगा, जो लड़की है वो लड़के की बात मानेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो गॉड क्रिएटेड है, इसको ये जो रज़िया है वो चेंज नहीं कर सकती, वो कभी भी वो सारी क्वालिटीज़ गेन नहीं कर सकती रूल करने की। तो ये सब सुनकर जो रज़िया थी उसको बहुत बुरा लगा और उसको वायलेंस पसंद नहीं था, तो इसलिए उसने मिराज-ई-सिराज को कुछ नहीं करा। और अगर इल्तुतमिश होते या कोई भी अदर रूलर होता ना तो अभी तक मिराज-ई-सिराज को वो फांसी तक दे चुका होता, ये सब लिखने की वजह से। क्योंकि क्रॉनिकलर में कोई छोटी सी भी बात लिख देते हैं ना बुरी राजा के बारे में तो उसमें ही वो जो राजा होते हैं उनको फांसी दे देते हैं। तो सोचो कि मिराज-ई-सिराज ने इतना ज़्यादा लिख दिया रज़िया के बारे में, फिर भी रज़िया ने उसको कुछ नहीं बोला। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ से कि रज़िया कितनी काइंड थी और अच्छी थी। नेक्स्ट जाते हैं इब्न बतूता थे ना, आपने इनका नाम कहीं सुना ही होगा। तो ये जो इब्न बतूता थे वो थे एक ट्रैवलर। वो मतलब रहते तो मोरक्को में थे बट वो मोरक्को से एक्सप्लोर करते करते इंडिया आ गए थे। मतलब वो एक ट्रैवलर थे, उनका काम ये था कि जगह जगह ट्रैवल करना था, उसके बारे में लिखना था।
तो वैसे ही वो बहुत सारी जगह पर उन्होंने ट्रैवल किया और घूमते घूमते वो आ गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उनको बहुत सारी बातें बड़ी अजीब लगी, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मतलब जो उनको पहली बार देखी थी, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिनको वो गलत समझ रहे थे। जैसे कि जो हमारे बांस होते हैं ना इंडिया में, उनको वो बैम्बू समझ रहे थे और वो ये भी सोच रहे थे कि अरे यार ये बैम्बू इतने स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे कैसे हो गए। वो उन्होंने ये लिखा था कि जो इंडिया के बैम्बू है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ के जो लोकल चीफ्टेंस है ना उन्होंने एक एरिया बना के रखा है इसी बैम्बू से। मतलब वो कहीं गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, एक विलेज टाइप का था, उसकी जो पूरी बाउंड्री थी ना वो कवर हो रखी थी बैम्बू से। वो बड़े स्ट्रॉन्ग बैम्बू थे, बड़े मोटे बैम्बू थे, उनको काट पाना ना बहुत मुश्किल था। और फिर उसके बाद वो उसके अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी और बहुत सारी चीज़ें लिखी। जैसे कि ये जो छोटा सा एरिया था ना, मतलब जो विलेज टाइप का था, भले ही वो छोटा हो बट इसमें वो हर एक चीज़ थी जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि छोटी सी जगह पे पानी भी था, खाना भी था, कैटल्स भी थी, क्रॉप्स भी थे, और हर एक वो चीज़ थी जो कि एक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मतलब वो लोग कुछ छोटे से विलेज के अंदर सर्वाइव कर सकते थे। और ये लोग पानी पता है कैसे लेते थे? पानी जो बारिश का पानी होता था ना वो उसको कलेक्ट करते थे। एक वे होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसी के मतलब उसी का यूज़ करके वो कलेक्ट करते थे। गड्ढे गड्ढे से खोद रखे होते थे, जब बारिश होती थी तो उसका पानी उसमें कलेक्ट हो जाता था, फिर उसी पानी को वो फर्दर अपने कामों के लिए यूज़ करते थे। तो ये सारी वो चीज़ें चीफ्टेंस करते थे। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर मतलब किसी को भी उन पर अटैक करना होगा ना तो वो ऐसे ही अटैक नहीं कर सकते। छोटी मोटी आर्मी की तो बस की नहीं है इनके विलेज के अंदर भी घुसना। अगर इनको हराना है, इनके विलेज के अंदर भी घुसना है ना, तो आपको चाहिए होगी एक बड़ी सी आर्मी। और वो बड़ी सी आर्मी से ही नहीं, उनके पास होनी चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर कुछ अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए उनके पास, जिससे वो उन बाँसों को तोड़ सके। क्योंकि ये जो बैम्बू थे ना इंडिया के, वो नॉर्मल बैम्बू की तरह नहीं थे कि तुरंत टूट जाएंगे। इन बैम्बू को तोड़ना उतना आसान नहीं था, क्योंकि आपने बाँस तो देखे होंगे, उसको तोड़ना उतना आसान नहीं होता। तो वही बन बतूता लिखते हैं कि नहीं, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं था। कोई भी छोटी मोटी आर्मी आके इनको तोड़ के अंदर नहीं घुस सकती थी। मतलब ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि कोई बड़ी सी आर्मी ले होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी आर्मी होगी तब भी वो इस जगह को तोड़ के इसके अंदर जा पाएगी। फिर उसके बाद जो इबन बतूता होते हैं वो मतलब एक चीज़ सोचते हैं कि अगर मान लो कोई इनके मतलब विलेज के अंदर आ गया तो ये खुद को डिफेंड कैसे करेंगे। तो इसका आंसर मतलब ये होगा कि उनके पास सब बैम्बू है, तो उनके पास बैम्बू के टूल्स भी होंगे, ऐसे बैम्बू की स्वॉर्ड या फिर नॉर्मल ऐसे लकड़ियों की स्वॉर्ड तो होगी ना, और हो सकता है और भी टाइप की स्वॉर्ड हो जैसे आयरन की, तो वो उनसे खुद को डिफेंड कर सकते हैं। वो बो एंड एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बैम्बू की उन्होंने बाउंड्री बना के रखी है, तो मतलब उसके ऊपर एक कॉरिडोर टाइप का तो होगा ही, तो उसमें जाके वो खड़े हो जाएंगे और जो भी कोई आ रहा है उसको बो एंड एरो से शूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपने डिफेंस के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और भी वे है, मतलब उनको वो आप सोचते हैं कि उस तरीके से वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं या करते होंगे, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ताकि वीडियो बस इतना ही। अगर आपके वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।